हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नूर आलम खान। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। बहुत से मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे सवाल किया और मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप खांसी यानी कि कफ के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज इसी टॉपिक को मैंने कवर करने के लिए आपके सामने आया हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कफ क्या है, क्यों आता है और कफ से हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कफ को हम सप्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, और कफ को देखकर, कफ को जो कैरेक्टर है उसको देख के हम कैसे जान सकते हैं कि हमको किस तरह की बीमारी है और किस तरह का कफ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कफ आगे से आपको परेशान ना कर पाए। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा अगर आपको पसंद आती है तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, ये जो कफ यानी जिसे हम खांसी कहते हैं, ये एक्चुअल में बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, ये कोई बीमारी नहीं है। कफ हमें हेल्प करता है जो भी चीज़ हमारे लंग में, हमारे ट्रैक यानी कि सांस की नली में, हमारे जो फेफड़े हैं वहाँ पर, या फिर हमारे नोज़ के अंदर, या जो फायरिंग से वहाँ पर कोई चीज़ फंसता है तो उसको निकालने में मदद करता है। इसके अलावा जो हम सांस लेने में जो धूल और जो पॉलन, जो पोल्यूशन वो अपने अंदर हम ले लेते हैं लंग में, उनको निकालने में मदद करता है। किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया या किसी तरह का कोई जो पार्ट है, वो कलेक्शन है, पस का है, बैक्टीरिया का है, वो लंग में अगर हो गया तो उसको निकालने में मदद करता है। अचानक हमने कुछ खा लिया, कोई चीज़ अटक गई जाके अंदर, तो उसको निकालने में ये मदद करता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मैकेनिज़्म है। हमारा जो लंग होता है वो लंग ब्लाइंड एंड है। ब्लाइंड एंड का मतलब कि एक तरफ से उसकी ओपनिंग है और दूसरी तरफ ब्लाइंड है, बंद है। अगर कफ ना हो तो जितना भी पॉलन है, धूल है, बैक्टीरिया है और जो गंदगी है जो हम अपने लंग के अंदर लेते हैं, वो वहाँ कलेक्ट होने लगेंगे और कुछ ही दिनों में हम बीमार हो जाएंगे, बहुत सीरियस तरीके से बीमार हो जाएंगे। लंग हमारा कोलैप्स हो सकता है, लंग में सूजन हो सकती है, एटेलेक्टेसिस हो सकता है। लेकिन अब ये ज़्यादा अगर होता है तो परेशानी भी होती है। अगर कफ ज़्यादा है तो आप रात में सो नहीं सकते। कफ अगर ज़्यादा हो रहा है आपको तो चेस्ट में, बैक में पेन होने लगता है, गले के अंदर ऐसा लगता है कि पूरा छिल गया है। ज़्यादा कफ होने से हर्निया होने का खतरा होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर कफ होता है और जिन लोगों को पहले से ही किसी तरह की यूटीआई है या यूरिन कोई परेशानी है तो उनको कफ के साथ पेशाब भी छूट जाता है। कुछ लोगों को कफ के साथ उल्टियाँ भी आने लगती हैं खांसते खांसते। तो अगर ज़्यादा कफ किसी को आ रहा है तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो कफ किसी न किसी वजह की वजह से आता है, मतलब कुछ वजह है, कुछ अंडरलाइन कॉज है। इसी तरह कफ के साथ स्प्यूटम यानी कि बलगम जिसे हम कहते हैं, वो भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। बलगम जो अंदर की लेयर होती है उस पर एक पतली सी, एक चिपचिपी लेयर बना के रखता है पूरे लंग में। ये जो लेयर होती है, इसका काम होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो पॉलेंस आ रहे हैं, जो धूल आ रही हैं, इनको वो ट्रैप करता है, इनको वो चिपका लेता है। और लंग की जो वॉल होती है, अंदर जो लेयर होती है, उसमें छोटे छोटे से, बहुत बारीक से छोटे से बाल की जैसी संरचनाएं होती हैं और ये हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे बीट करती हैं। ऊपर की तरफ बीट करने की वजह से सारा म्यूकस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और हमारे गले तक आता है और हमें पता भी नहीं लगता, वो वहाँ से निकल के और पेट में चला जाता है। जब वो ज़्यादा आता है तो हमें कुछ अटका सा मालूम पड़ता है, खखाल लेते हैं और वो निकल जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये सिक्रेशन आता रहता है और निकलता रहता है। लेकिन अगर यही स्प्यूटम ज़्यादा हो जाता है, यही बलगम ज़्यादा बनने लगता है किसी बीमारी की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से या ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से, किसी भी वजह से अगर ये ज़्यादा बनने लगता है तो भी दिक्कत करता है। ये ब्लॉक कर सकता है। ये जो लंग के लिए सरफेस जो हो चाहिए, जहाँ पर हवा का डिफ्यूज़न होता है, उसको नहीं होने देता। तो इसीलिए ये भी ज़्यादा बनना नुकसानदेह है। अब कफ और खांसी का जो तरीका है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह की खांसी है। खांसी का ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। खांसी का ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम से खांसी है, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की बीमारी हो सकती है। अगर खांसी आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन है, 2 हफ्ते से कम है, तो हो सकता है आपको वायरल फीवर हुआ हो जिसकी वजह से खांसी है, या हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर कोई टॉक्सिक गैस हो जो आपने इनहेल कर लिया हो। अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है और खांसी के साथ आपको मोटा बलगम आ रहा है तो इसका मतलब आपको ट्रैकियोब्रोंकाइटिस हो गया है। और अगर आपको खांसी के साथ एक इस तरह की खांसी आ रही है तो इसका मतलब कि आपको वूपिंग कफ है, परचूसिस है।
और खांसी बहुत टाइम से, मान लीजिए 2 महीने से ज़्यादा हो गया, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है आपको अस्थमा हो, रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ हो, या ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, या इसके अलावा ये हो सकता है कि कुछ साइकोलॉजिकल जो खांसी के रीज़न होते हैं जैसे कि हैबिट का वो हो। अगर आपको खांसी के साथ छींकें आ रही हैं, नाक बह रही है और आपको बुखार है हल्का, तो ये कॉमन कोल्ड है, और कॉमन कोल्ड के बाद जो खांसी आती है वो 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है। आपको खांसी के साथ गले में खराश हो रही है, गले में कुछ भी पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो गला दुख रहा है, तो ये एक स्टिमुलस जो हो रहा है गले में खराश की वजह से, उसकी वजह से खांसी आ रही है, ये भी ठीक हो जाएगी जैसे आपका खराश ठीक होगा। वैसे वायरल फीवर में जो खांसी होती है, वायरल फीवर के बाद जो होती है वो भी 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहती। तो इन सब में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ी बहुत खांसी आपको आ रही है वो अपने आप ठीक हो जाएगी 2 हफ्ते के अंदर अंदर। खांसी 2 तरह की होती हैं, जो कॉमनली 2 तरह के हम डिवाइड करते हैं। पहली है ड्राई कफ और दूसरा है प्रोडक्टिव कफ, मतलब जिसमें बलगम आता है। तो ड्राई कफ और बलगम 2 अलग अलग हैं, दोनों की मेडिसिन भी अलग होती हैं। ड्राई कफ वाली जो खांसी होती है वो ज़्यादातर पोस्ट वायरल में या पोस्ट कोल्ड में, या फिर एलर्जिक खांसी जो होती हैं, या रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ जो होती है उसमें, या जो शुरुआती अस्थमा होती है उसमें ड्राई कफ होता है। ड्राई कफ में खांसी तो आती है लेकिन अंदर से किसी तरह का स्प्यूटम या बलगम नहीं निकलता। कभी कभी क्या होता है कि अंदर मान लीजिए बलगम बन गया और बलगम अभी बिल्कुल चिपका हुआ और गाढ़ा है, तो उस केस में भी वो कफ ड्राई होती है क्योंकि बलगम निकल नहीं पाता, अंदर चिपका हुआ होता है। और बलगम वाली खांसी आती है ट्रैकियोब्रोंकाइटिस में। ब्रोंकाइटिस मतलब सूजन हो जाती है वहाँ पर अंदर फेफड़े के अंदर, उसकी वजह से बलगम जो निकलता है वो गाढ़ा हो जाता है, और वो पीला पीला बलगम जब आप खांसते हुए निकालते हैं तो ट्रैकियोब्रोंकाइटिस में वैसा बलगम होता है। इसके अलावा किसी को निमोनिया है या ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें भी बलगम वाली खांसी आती है। बलगम वाली खांसी का मतलब आपके लंग में कोई पैथोलॉजी है। और ड्राई कफ कहीं से भी हो सकता है, आपके नोज से लेके और आपके लंग तक। इसके अलावा जो मिडिल ईयर होता है, कान के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ भी खांसी के रिसेप्टर होते हैं, और इसके साथ ईसोफेगस यानी जो खाने की नली होती है उसमें भी रिसेप्टर होते हैं। तो कहीं भी अगर कोई भी टिकलिंग है, किसी भी तरह की अगर वहाँ पे स्टिमुलस है तो आपको खांसी हो सकती है। खांसी का टाइप भी आपको समझना ज़रूरी है। एक खांसी होती है इसमें बच्चा जो खांस रहा होता है वो जैसे बार्किंग कफ, जैसे कुत्ते भौंकते हैं उस तरह से इस तरह से खांसता है, ये बार्किंग कफ कहलाता है। ये परचूसिस में होता है, हुपिंग कफ जिसको कहते हैं। कुछ खांसी ऐसी होती है जिसमें जो बच्चा होता है वो सिर्फ इस तरह से कर रहा होता है। बच्चा जब सो जाता है, सोने के टाइम पे कोई भी खांसी आवाज़ नहीं होती, कोई भी खांसी नहीं होती। तो ये ज़्यादातर हैबिट कफ है, इसमें किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल होती है, और साइकोलॉजिकल कंसल्ट आपको करना है इसमें। कुछ खांसी ऐसी होती है, खांसी आपको सीटी की आवाज़ के साथ आती है, मतलब खांसी आ रही है और एक लंबा एक्सपिरेटिव फेस होता है, जैसे इस तरह का लंबा फेस होता है एक्सप्रेशन का, और साथ में सीटी की आवाज़ आती है चेस्ट से आपके। ये अस्थमा है, ये अस्थमा वाली खांसी है। इसके अलावा जो बलगम वाली खांसी होती है उसमें खांसी के साथ खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है, ऐसा लगता है जैसे चेस्ट से कुछ निकल रहा है। खड़खड़ की आवाज़ मतलब जो एयर जो होती है वो बलगम में फंस फंस के निकलती है, तो उस तरह की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ से आप जान सकते हैं कि ये बलगम वाली खांसी है। खासकर बच्चों में, क्योंकि बच्चे मुंह से नहीं निकालते, उनकी खांसी की आवाज़ आप सुन के समझ सकते हैं कि ये बलगम वाली खांसी है, सूखी खांसी है। और अगर किसी के गले में कुछ अटक गया तो उसमें जो खांसी होती है वो हैम्पर्ड कफ होती है, मतलब कफ में पूरी तरह से आवाज़ नहीं होगी, वो बच्चा खांसी खांसी पूरी जो आवाज़ होती है खांसी की खो वो नहीं आएगी, बस ऐसा लगेगा खांसने की बच्चा कोशिश कर रहा है लेकिन खांस नहीं पा रहा है। अगर इस तरह की खांसी है तो मतलब बेबी को, आपके बच्चे को कुछ अटक गया है, गले में कुछ फंस चुका है। या अगर बड़ों में इस तरह की खांसी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो गई हैं, या डायफ्रामेटिक पैरालिसिस हो गई है, या ये हो सकता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया हो जिसमें कि मांसपेशी काम नहीं कर रही है, तो इस तरह की खांसी आती है। कुछ लोग खांसते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह के खखा लेते रहते हैं। एक्चुअली ये पोस्ट नेजल ड्रिप है। पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब नाक के जो साइनसेस होते हैं वहाँ से सिक्रीशन निकल के और पीछे की तरफ जाते हैं, और वो जो अंदर की नेजोफेरिंग्स है वहाँ पर उसको इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की खांसी आती है। अगर आपके नाक में धूल, पॉलन या एलर्जन अगर आप जा रहे हैं कोई, उसके बाद खांसी आ रही है, या एक्सरसाइज के बाद खांसी आ रही है, तो ये रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको खांसी है। अगर आपको मान लीजिए वायरल फीवर हुआ या आपको कोल्ड हुआ, उसके बाद जो खांसी स्टार्ट हुई वो नहीं ठीक हो रही है, आपको 2 महीना 3 महीने हो गए वो खांसी नहीं सही हो रही है, तो ये एलर्जिक खांसी है। एलर्जिक खांसी साल साल भर भी रह सकती है और बहुत ही मुश्किल से ये जाती है।
जो कफ का ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि कफ आपका किस तरह का है। अलग अलग कफ में अलग अलग, एलर्जिक कफ का अलग ट्रीटमेंट है, अस्थमा का अलग ट्रीटमेंट है, हुपिंग कफ का अलग ट्रीटमेंट है, जो वायरल फीवर है उसके बाद जो कफ है उसका अलग ट्रीटमेंट है। इसीलिए खांसी का ट्रीटमेंट आप खुद से करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। जो मेडिसिन हैं वो बहुत ख़तरनाक मेडिसिन हैं। कफ को रोकने के लिए 2 तरह की मेडिकेशन है, एक कफ सप्रेसेंट कहलाती हैं और एक एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। जो कफ सप्रेसेंट हैं इनका काम होता है खांसी वाले जो सेंटर होता है उसको रोकना, उसको बंद करना, जिसकी वजह से खांसी नहीं आती, कफ नहीं होता। जो एक्सपेक्टोरेंट हैं उनका काम ये है कि जो फंसा हुआ बलगम है जो नहीं निकल पा रहा है उसको निकालना। दोनों मेडिसिन अलग अलग है। अगर आपने किसी को मान लिए बलगम फंसा हुआ है, बलगम नहीं निकल पा रहा है, कोई बच्चा है या बड़ा है, और आपने कफ सप्रेसेंट लेना स्टार्ट कर दिया तो आपकी खांसी रुक जाएगी और वो बलगम आपके फेफड़े में, आपके लंग में जमा रहेगा। उस जमे हुए बलगम से एटेलेक्टेसिस हो सकता है, जो लंग में सूजन आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसी से सिक्रीशन जमा है उसमें बाहर से बैक्टीरिया आके हमला कर सकते हैं, निमोनिया हो सकता है और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। वायरल फीवर के बाद खांसी है वो ठीक है, वो सही हो जाएगी, या कोल्ड के बाद जो खांसी हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं उससे। लेकिन अगर आपके कफ 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो आपको ज़रूर दिखाना है, या कफ अलग टाइप का है, जो मैंने अलग टाइप के बताए हैं वो है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। इसके अलावा कुछ और डेंजर साइन समझ लीजिए, जैसे कि अगर खांसी के साथ पसलियों में गड्ढे पड़ रहे हैं, अगर जो कफ के साथ बलगम के साथ ब्लड आ रहा है, अगर खांसते खांसते वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, या खांसते खांसते चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी हो रही है, या खांसी के साथ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट टाइट हो गया है, ऐसा लग रहा है कि अंदर हवा नहीं जा पा रही या अंदर से हवा नहीं आ पा रही बाहर, अगर इस तरह का कुछ लग रहा है, या खांसने के साथ आपके जो आइज़ हैं, आइज़ में कहीं आपको ब्लीडिंग दिखती है, या फेस में कहीं आपको कहीं ब्लीडिंग दिखती है, या खांसने के साथ आपको धड़कन महसूस हो रही है, दिल धड़क रहा है, या खांसी के साथ आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो इन सब कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अगर आपको कोल्ड के बाद या वायरल फीवर के बाद अगर आपको खांसी आ रही है तो आप इसमें जो हनी बेस्ड फार्मूले आते हैं, कफ सिरप जो आती है हनी बेस्ड, वो आप ले सकते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक और कफ सप्रेसेंट ये आप खुद से मत लीजिए। कुछ कफ सप्रेसेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि कोडीन होता है, या इसी तरह के जो अफीम से रिलेटेड कंपाउंड होते हैं वो होते हैं। ये अगर आप छोटे बच्चों में देंगे तो उनके ब्रेन पर असर करता है, उनको कॉन्स्टिपेशन करा सकता है और बच्चा बहुत ज़्यादा सोएगा आपका। हाँ, घर में आपकी जो चीज़ें हैं आपकी किचन में इजीली अवेलेबल हैं वो आप दे सकते हैं खांसी को रोकने के लिए। जैसे कि सबसे अच्छा जो चीज़ आप दे सकते हैं वो है शहद। शहद आप किसी को भी दे सकते हैं, 1 साल से अगर ऊपर का बच्चा है आपका तो उसको दे सकते हैं, बड़ा हो बच्चा हो छोटा हो, और कितना भी दे सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। 1 साल से छोटे बच्चे में शहद नहीं देना है। ये शहद इन्फेंट बॉटलिज्म नाम की एक बीमारी करा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम 1 साल से कम के बच्चों में शहद बिल्कुल मना करते हैं, रिकमेंड नहीं करते। लेकिन उसके ऊपर अगर है तो आप ये दे सकते हैं, और शहद बहुत अच्छा काम करता है। ये गले को आराम देता है, सूथिंग इफेक्ट डालता है। इसके अलावा ये म्यूकोलाइटिक होता है, म्यूकस को भी ये ढीला करता है। और शहद में कुछ चीज़ें आप मिला सकते हैं जिससे इसका असर काफ़ी बढ़ जाएगा। जैसे कि आप पिसी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं, या आप थोड़ा सा जिंजर का पेस्ट या जिंजर का जूस आप उसमें डाल के वो दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोजेंस आते हैं, जैसे कि विक्स की गोलियाँ आती हैं, या स्ट्रिप्सिस आती हैं, हॉल्स आती हैं, ये सब भी आप दे सकते हैं। टस्क्यू नाम की एक गोली आती है जिससे कि आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। तो इस तरह के जो लोशंस आते हैं ये मेनली आपके गले को आराम देते हैं, गले को सूथिंग इफेक्ट डालता है, जिससे जो एलर्जिक कफ है वो जो बार बार उसकी वजह से हो रही है, टिकलिंग की वजह से हो रही है, वो नहीं होती, या सोर थ्रोट की वजह से हो रही है, वो कफ नहीं होता है आपका। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको खूब सारा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। आप जितना हाइड्रेट रखेंगे जो आपका बलगम है वो ढीला पड़ेगा और बलगम वो बाहर निकलेगा। बलगम बाहर निकलेगा, जैसे ही बलगम साफ हो जाएगा खांसी बंद हो जाएगी। आपके गले में अगर खराश है, गले में खराश की वजह से अगर खांसी आ रही है तो आप गार्गल कर सकते हैं। नमक पानी को गर्म करके गार्गल करिए, या बीटाडीन का गार्गल करिए। आप दोनों ही कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। थोड़ा सा बीटाडीन बेटर रहता है, और उससे गार्गल 3 से 4 बार करिए। गार्गल करने से आपके गले को आराम मिलेगा, और जो सूजन है वहाँ की वो कम होगी, और आपको खांसी में आराम मिल जाएगा। और आपको अगर मान ली कंजेशन है, सीने में आपको जकड़न महसूस हो रही है, आपका कफ ढीला नहीं हो रहा है, निकल नहीं पा रहा है, जब आप खांस रहे हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा कफ आ रहा है, और बहुत ज़्यादा खांसने के बाद सीने में दर्द हो रहा है, मतलब कि आपका बलगम टाइट हो रहा है अंदर, तो उसको ढीला करने के लिए आप स्टीम लेना है आपको।
इलेक्ट्रिक जो वेपोराइज़र हैं वो भी आते हैं, जिससे कि आप स्टीम ले सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना एक बाउल लीजिए या एक बड़ा सा भगोना लीजिए, उसमें पानी गर्म करिए और एक टॉवल से कवर करके उसको स्टीम को आप लीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और आपका जो लंग है उसके अंदर वो स्टीम जाके जो म्यूकस है जो अभी हार्ड है, चिपक रहा है, उसको जो है वो लूज़ कर देगा। जैसे आप खांसेंगे वो निकल जाएगा। डिफरेंट टाइप की चीज़ों का, तुलसी, अदरक, शहद, काली मिर्च, मुलेठी, इन सबको मिला के एक काढ़ा टाइप का बनाते हैं, जो कि लोगों में काफ़ी प्रचलित है। तो आप उस काढ़े को भी यूज़ कर सकते हैं। उन सबको हम मना नहीं करते हैं, वो सब बेनिफिशियल है, कोई नुकसान नहीं है उससे। बस जो कफ़ की मेडिसिन हैं, कफ़ सप्रेसेंट हैं, इन सबको आप बहुत ही वाइजली यूज़ करना है। बेहतर ये होगा कि आप किसी डॉक्टर की सलाह से उसको यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आपको कफ़ और खांसी का जो कंसेप्ट है बेसिक वो क्लियर हो गया होगा और आप इसको अप्लाई करिए और इसको शेयर करिए वीडियो को। इसको अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और इस तरह की बाकी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई आपके डाउट्स हैं, आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, अपने कमेंट करिए। मैं कोशिश ये करूँगा कमेंट में बताऊँ। अगर लंबा टॉपिक होगा तो उस पर एक मैं नई वीडियो बना दूँगा। तो इस चैनल को ऐसे देखते रहिए, हेल्दी रहिए और फिट रहिए। थैंक यू।